मित्रों, मैं सतवीर चौधरी। स्वागत है आपका फिजिक्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। कराया हूँ आज आपको जनरल साइंस का क्विज फॉर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, पटवार, ग्राम सेवक आदि के लिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, तो कौन सा देश है बच्चों? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो CO2 के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा किस देश का योगदान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो देखिए, CO2 क्या होती है? यदि कार्बन और इसके यौगिकों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है तो कार्बन का एक अन्य ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस के रूप में क्या होता है? प्राप्त होता है। और एक बात और याद रखनी है बच्चों आपको, वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.03%। CO2 की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? 0.03%। और अगर हम देखें और इसका यूज़, तो CO2 जो गैस है श्वसन, दहन और किण्वन की क्रियाओं से भी उत्पन्न होती है। CO2 गैस कहाँ से उत्पन्न होती है? श्वसन, दहन और किण्वन, जो फर्मेंटेशन होता है की क्रियाओं से भी क्या होती है? उत्पन्न होती है। और इसका उपयोग देखें हम, यूज CO2 का कहाँ कहाँ होता है? CO2 का यूज़ हम करते हैं एक तो शुष्क बर्फ के रूप में, किसके रूप में? जिसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग पृथ्वीतक के रूप में करते हैं, रेफ्रिजरेटर के रूप में। और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि बनाने में भी करते हैं। आग बुझाने में इसका यूज होता है। किस में होता है इसका यूज? आग बुझाने में भी इसका यूज करते हैं। और इसका यूज पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है श्वसन क्रिया से CO2 गैस मुक्त होती है और वायु से भारी होने के कारण वृक्षों के नीचे CO2 की सघनता बढ़ जाती है। अतः रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, कौन सा है हमारे पास? निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आंसर है बच्चों इसका विद्युत। जो माइका होता है ये कच्चे माल के रूप में विद्युत में यूज किया जाता है। तो माइका के बारे में आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, माइका विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। और ये जो अभ्रक है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। फर्स्ट नंबर उत्पादन अभ्रक का कौन सा देश करता है? भारत करता है। इसके लिए एक ट्रिक है बच्चों, वो याद रखनी है आपको, IBSA। IBSA मीन्स I फॉर इंडिया। सेकंड नंबर पे आता है ब्राज़ील। सेकंड नंबर कौन सा आता है? ब्राज़ील। और थर्ड नंबर पे आता है साउथ अफ्रीका। कौन सा आता है? दक्षिण अफ्रीका। तो अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इंडिया में होता है, सेकंड में ब्राज़ील देश में होता है और थर्ड होता है साउथ अफ्रीका में। अगर हम बात करें अपने देश के हिसाब से, तो अपने देश में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है इसका, वो होता है आंध्र प्रदेश में, AP में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। और सेकंड नंबर पे आता है अपना राजस्थान। जो राजस्थान है देश में सेकंड नंबर पे माइका या अभ्रक के उत्पादन में। और अभ्रक का हम यूज़ भी करते हैं जो
इलेक्ट्रिक के रूप में करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, वो इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह के अंदर इंसुलेटिंग जो प्लेट होती है वो माइका की ही होती है। और माइका के इंसुलेटर भी आते हैं जो इलेक्ट्रिक पोल पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? आंसर है हेनरी सीले। किसने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार? हेनरी सीले। और आपसे और भी पूछे इसमें, अगर कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और आपसे और पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे। किसने की थी? विलियम हार्वे। और अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.जे. स्लाइडेन व स्वान ने किया था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने, इनको अच्छे से हमें लर्न करना है। अगर मैं आपसे बात करूं पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क। किसने की थी? जॉन साल्क। और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज। इसी प्रकार से हमें अच्छे से पढ़ना है और इस लॉकडाउन में पढ़ाई को थमने नहीं देना है, लगातार पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो आंसर है इसका, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब क्या हो जाता है उसका? अधिक, जिससे खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है। या इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्या हो जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्वेश्चन आ जाए बच्चों, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का है। यह न्यूटन का है। कौन सा नियम है ये? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। तो याद रखो बच्चों, न्यूटन के 3 नियम थे। फर्स्ट नियम दिया था उसने जड़त्व का नियम। फर्स्ट नियम कौन सा था? जड़त्व का नियम। इससे क्या होता है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल या जड़त्व के बारे में इसने बताया था फर्स्ट से। और जो सेकंड नियम था उसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन का नियम। इससे बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है, और वो होता है F बराबर ma। F बराबर क्या होता है? ma। F यहाँ पर बल है, फोर्स है, m यहाँ पर उसका मास है, द्रव्यमान है वस्तु का, a उसमें त्वरण है। तो सेकंड क्वेश्चन से बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। और जो थर्ड इसका नियम है जिसको बोलते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इससे बल की दिशा का पता चलता है, हमें डायरेक्शन का पता चलता है कि बल किस दिशा में लग रहा है। तो इस प्रकार से न्यूटन का तीसरा नियम क्या हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके साथ क्या बोलते हैं? इसका मतलब है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तांबा का शत्रु तत्व है। कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? गंधक है, सल्फर है, S। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा या सबसे कम, बताइए बच्चों क्या होगा? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हमें उगते हुए डूबते समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? लाल प्रतीत होता है। एक बात और याद रखो बच्चों, इसमें जो लाल रंग है, रेड है, उसका प्रकीर्णन तो होता है सबसे अधिक, प्रकीर्णन क्या होता है इसका? सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। वॉयलेट जो है उसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसीलिए लाल रंग को खतरों के रूप में क्या करते हैं हम? यूज़ करते हैं। कोई भी डेंजर मार्क लगाना है या खतरा सिग्नल वगैरह, उसके लिए हम लाल रंग का यूज़
करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका विकिरण क्या होता है, सबसे कम होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। किसने की थी बच्चों? हेनरी बेक्यूरेल। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। रेडियो एक्टिवता क्या है? एक जैसे यूरेनियम वगैरह कुछ पदार्थ होते हैं जिनसे कुछ अपना आप स्वतः ही किरणों का क्या होता है, उत्पन्न होती रहती हैं। अल्फा, बीटा या गामा रेज उत्पन्न होती रहती हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर रखे हैं, झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए बच्चों। 60 डिग्री पर दो दर्पण रखे हुए हैं, तो उनके बीच में एक बॉल रखी हुई है। इस प्रकार से दो दर्पण, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पर कोई बॉल रखी हुई है, तो इनके मध्य ये बॉल कितने दिखाई देंगी, प्रतिबिंब क्या होंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, 360 अपॉन थीटा। एन बराबर इमेज की जो संख्या होगी वो होगी 360 अपॉन थीटा। तो थीटा यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री है। तो डिवाइड करिए भाई, 360 अपॉन 60 कितनी बार कट गया? 6 टाइम। तो इसका मतलब क्या हो रहा? और एक बात हमें याद रखनी है, हमें नंबर ऑफ इमेज इवन में लाने हैं। दैट मीन्स एक तरह से हम बोलें तो विषम संख्या में होने चाहिए, ऑड नंबर, सॉरी इवन नहीं, ऑड नंबर में आने चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? -1 करेंगे हमेशा। तो कितना है? 6 - 1 5। तो प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी इसमें? 5। देख लीजिए बच्चों आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? आंसर होगा अवतल लेंस। किस प्रकार की तरह करता है? पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। क्या बोलते हैं इसको? विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं, जिसकी सभी इकाइयाँ क्या होती हैं? समान होती है, मात्रा समान होती है। विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है आपका? एक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका मतलब होता है वस्तु का घनत्व अपॉन जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व, इसको बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई 30 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो याद रखो बच्चों, दर्पण के फॉर्मूले में क्या होता है, अगर आप प्रतिबिंब को थीटा एंगल से घुमा रहे हो तो उसमें जो दिखाई देगा वो प्रतिबिंब दर्पण में 2 थीटा कोण से दिखाई देगा, या 2 थीटा कोण से, या फिर v वेलोसिटी से आपने मूव करवाया तो उसमें कितने से देगा? 2v वेलोसिटी से क्या होगा? मूव करता दिखाई देगा। तो 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा था तो हमें कितना देगा? 4 × 2 8 मीटर पर सेकंड। तो आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो पीछे के जो वाहनों को देखने के लिए जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। दैट मीन्स इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है पीछे के वाहनों को देखने के लिए। और जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो कौन सा करते हैं? वो अवतल दर्पण करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? बताइए बच्चों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? ये हैं थियोफ्रास्टस। क्या हैं? बॉटनी के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रास्टस। मैं आपसे बात करूं जूलॉजी के कौन हैं? जीव विज्ञान के जनक की बात करता हूं आपसे, बताइए। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। कौन हैं? अरस्तु। और मैं बात करूं आपको आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक वो है बच्चों लेवासिए। कौन सा है? लेवासिए। लेवासिए आधुनिक विज्ञान के क्या हैं? जनक हैं। और मैं बात करूं आपसे यदि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? तो इसके हैं चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो हैं हिप्पोक्रेटस। क्या होंगे? हिप्पोक्रेटस। ये हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक। और मैं बात करूँ आपसे माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? माइक्रोबायोलॉजी के जनक ये हैं ल्यूवेनहॉक। माइक्रोबायोलॉजी के जनक ल्यूवेनहॉक। तो इस प्रकार से हमें छोटी छोटी चीज़ों को भूलना नहीं है, ढंग से लर्न करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 हो गया, 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि की चाल किसमें अधिक होगी? इस्पात में, स्टील में। किसमें अधिक होगी बच्चों? स्टील में। याद रखो ध्वनि की जो चाल है सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, सॉलिड में, उसके बाद होती है द्रव में, और सबसे कम किस में होती है? गैस में। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल, साउंड की स्पीड किस में होती है? ठोस में होती है। वो भी कितनी? इस्पात में होती है, लगभग 6000 के आसपास, 6264 के आसपास होती है मीटर पर सेकंड। और याद रखना निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। क्यों? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। तरंगें होती हैं दो प्रकार की, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंगें, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें। तो इस प्रकार से ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगें है, जबकि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाएं सिकुड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है बच्चों, कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग को हम ओमेगा से शो करते हैं। ये होता है dv अपॉन dt। दैट मीन्स इसको हम 2πn भी बोलते हैं। कोणीय वेग ये यहाँ पर क्या है? कोणीय वेग है। और कोणीय विस्थापन को यहाँ से थीटा लो। कोणीय विस्थापन क्या है? थीटा। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। आपसे मात्रक भी पूछ सकता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। या इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2πn, या फिर ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। 2π/t। इस प्रकार से जब कोई बाएं फैलाए खड़ा है कोई व्यक्ति और एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी क्या नहीं देगी? बताइए बच्चों। तो इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि चंद्रमा पर
वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो VRMS है गैस के पार्टिकल्स का, वो क्या है, ज़्यादा है। किससे? जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है किसकी? पलायन वेग की। तो लगभग इसलिए वहाँ पर जो गैस के पार्टिकल हैं वो पलायन कर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए हमें वहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ भी गया, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो अभी बताया था मैंने, पलायन वेग। क्यों? वहाँ पर पलायन वेग गैस के पार्टिकल्स का ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या कर जाते हैं, वो पलायन कर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। 21। वीडियो पूरा देखना है बच्चों, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इसको जो वीडियो है शेयर करो, लाइक करो और अच्छे से ढंग से पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। अगर लंबाई बढ़ा दी जाए 4% तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। देखिए कैसे। सरल पेंडुलम का आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T बराबर 2π√L/G, L/G। तो लंबाई कितनी परसेंट बढ़ा रहे हैं हम? 4%। तो 4% का रूट कितना होता है? 2%। तो इसलिए आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 2%। यहाँ पर T उसका आवर्तकाल है, L उस सरल पेंडुलम की लंबाई है, G ग्रेविटी है। तो एक बात और याद रखनी है, अगर ग्रेविटी बढ़ती है, अगर आपकी ग्रेविटी का मान बढ़ता है तो T का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर आवर्तकाल का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि G का मान क्या होता है? कम होता है। गहराई में जाने पर भी यही होता है। और याद रखना, सैटेलाइट वगैरह में T का मान क्या होता है? आवर्तकाल अनंत होता है। क्यों? ग्रेविटी वहाँ शून्य होती है। और एक क्वेश्चन और याद रखो, अगर कोई भी बंदा झूल रहा है झूले पर और उस पर एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? आवर्तकाल जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पेंडुलम के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। और अगर मैं बात करूं, अगर कोई बैठी हुए लड़की, उसके साथ कोई लड़की एक खड़ी हो जाती है तो उससे आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उससे क्या होगा? उसकी जो लंबाई है वो लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लंबाई कम होने से आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? अपना कम हो जाएगा। आइए बच्चों समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 22। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अभी बताया था, अपरिवर्तित। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके द्वारा? अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा। क्यों? रेजोनेंस में एक कंडीशन आती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR इक्वल टू होता है 1/2π√LC। तो इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को क्या किया जाता है? सेट किया जाता है, जिससे अनुनाद फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तब हम रेडियो से कोई भी प्रोग्राम को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, बताइए। वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स है उसकी रेट फ्लो करते कि जो जल है वो किस रेट से बह रहा है, वेंचुरीमीटर से। एक होता है बच्चों मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या करते हैं हम? दाब मेजर करते हैं। मैनोमीटर से क्या करते हैं हम? दाब ज्ञात करते हैं, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती हैं,
क्योंकि, बताइए बच्चों आंसर। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्यों नाचती रहती हैं? क्योंकि पानी का वेग बहुत ज़्यादा होने के कारण उसे दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे वो वहीं नाचती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। त्रिज्या आधी रहने पर टाइम कितना रह जाएगा? 12 घंटे रह जाएगा, आधा ही हो जाएगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि यह पलायन वेग है, और पलायन वेग क्या होता है? अगर पृथ्वी से हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से वस्तु को फेंक देंगे तो पृथ्वी पर नहीं आती है, वो पलायन, वो उस रेंज को पार कर जाती है, इसलिए वो पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। और अगर हमें किसी को अंतरिक्ष से फेंकना है, उपग्रह से फेंकना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसको कितने से फेंकेंगे, बताइए बच्चों। अगर हमें पृथ्वी से कितना है पलायन वेग का मान? 11.2, और अगर चंद्रमा से देखना है तो लगभग 1/6 होता है जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या करना चाहिए? तो वहाँ स्प्रिंग घड़ी का यूज़ करना चाहिए। क्यों? वहाँ पर सिंपल जो घड़ी हैं वो काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी का मान क्या है? 0 है। तो टी का मान क्या हो जाता है? वहाँ इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए वहाँ स्प्रिंग घड़ी वर्क करती हैं। वो किस पर करती हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट पर। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टी बराबर 2π√m/k, m/k। के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण होगा। बताइए बच्चों कितना हो जाएगा? त्रिज्या कम होने पर एक बात याद रखो, जी जो होता है ग्रेविटी होती है अपनी, जी वो प्रोपोर्शनली होती है किसके? RE के, पृथ्वी की त्रिज्या के। कब? जब द्रव्यमान कांस्टेंट है, मास क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है? अगर त्रिज्या कम हो रही है तो जी का मान भी क्या होगा? कम होगा। पर ये इसमें क्वेश्चन में दे रखा है त्रिज्या कितनी % कम हो रही है? 1%। तो इसमें ग्रेविटी कितनी % होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों। कौन सा? इसके लिए हम जो यूज करेंगे, जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r²। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है ये। तो इसमें क्या होता है, जब हम एरर निकालते हैं तो पावर आगे आ जाती है 2, और रेडियस में परिवर्तन कितना आ रहा है? 1% का। तो 2 × 1 कितना हो गया? 2%। तो आंसर क्या होगा इसका? 2%। तो 2% क्या होगी इसके? जी का मान घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है बच्चों? बताइए। पास्कल। दाब क्या होता है? P प्रेशर, वो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। पर यूनिट जो एरिया होता है उस पर फोर्स कितना वर्क करता है उसको बोलते हैं प्रेशर, दाब। तो इसका मात्रक क्या होता है? दाब का बल का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। इसको पास्कल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चों। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का जो बर्तन है वो होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का व निम्न चालकता का। कैसा होता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको 31 क्वेश्चन करवाए हैं। सारे के सारे आपको देखने और अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम नए विचारों के साथ। ओके।